नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। तकरीबन 125 घंटे बीत चुके हैं, 5 दिन का वक्त हो चला है और एक अदद सर्वगुण संपन्न सीएम अभी तक नहीं मिला है। जी, एक अदद सर्वगुण संपन्न सीएम की तलाश लगातार जारी है। कब तक ऐलान होगा, कौन सा नाम सामने होगा, कयास हर तरीके से लगाए जा रहे हैं। यानी चुनाव प्रचार के वक्त जितने घंटे या जितने मिनट नहीं लगाए गए ये ऐलान करने के लिए कि ये माफ वो माफ, लेकिन सीएम की तलाश लगातार जारी है। तो विराम कब तक लगता है सीएम की खोज पर और कौन होगा सर्व संपन्न सीएम गुण से, इसका इंतजार हर किसी को है। लेकिन आज दस्तक में बात बच्चों की होगी, युवाओं की होगी। और अगर जो बच्चे मनुष्य पर लेख लिखने बैठे हैं तो अब ये ना लिखें कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, काट डालिए उसे। लिखिए मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। इस बात का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, यह पाठ धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। लेकिन शुरुआत करते हैं उस युवा से जो 2019 के चुनाव की बिसात पर प्यादा बन जाएगा। करोड़ युवा वोटर, 18 से 35 बरस का युवा। 18 बरस यानी जो 12वीं पास कर चुका होगा और जिसके सपने खुले आसमान में बेफिक्र उड़ान भर रहे होंगे। 25 बरस का युवा जिसकी आंखों में देश को नए तरीके से गढ़ने के सपने होंगे। 30 बरस का युवा जो एक बेहतरीन देश चाहता होगा और अपनी शिक्षा से देश को नए तरीके से गढ़ने की सोच रहा होगा। 35 बरस का युवा यानी जो नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए हताश होगा, लेकिन सपने मरे नहीं होंगे। तो क्या 2019 का चुनाव सिर्फ आम चुनाव नहीं, बल्कि बदलते हिंदुस्तान की एक ऐसी तस्वीर होगी जिसके बाद देश नई करवट ले लेगा। हर हाथ में मोबाइल, हर दिमाग में सोशल मीडिया, सूचनाओं की तेजी, रिएक्ट करने में कहीं ज्यादा तेजी, कोई रोक टोक नहीं और अपने सपनों के भारत को गढ़ते हुए हालात बदलने की सोच। तो क्या 2019 के चुनाव को पकड़ने के लिए नेताओं को पारंपरिक राजनीति छोड़नी पड़ेगी, या फिर जिस तरह का जनादेश पहले दिल्ली और उसके बाद यूपी ने दिया है, उसने पारंपरिक राजनीति करने वाली पार्टियां ही नहीं बल्कि नेताओं को भी आईना दिखा दिया है कि वो बदल जाएं, अन्यथा देश बदल रहा है। लेकिन युवा भारत के सपने पाले हिंदुस्तान का ही एक दूसरा सच डराने वाला भी है, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं, जो आगे पढ़ने के सपने पाल रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनसे इतर युवा देश का एक सच यह भी कि 52 करोड़ युवा वोटरों के बीच एक बड़ी लंबी कतार युवा मजदूरों की होगी, युवा बेरोजगारों की होगी, युवा अशिक्षितों की होगी। 24 करोड़ युवा मनरेगा से कंस्ट्रक्शन मजदूर और शारीरिक श्रम से जुड़ा हुआ होगा। 6 करोड़ रजिस्टर्ड बेरोजगार तो 9 करोड़ रोजगार के लिए सड़क पर होंगे। 11 करोड़ से ज्यादा युवा 5वीं पास भी नहीं होगा। तो क्या युवा भारत के सपने संजोए भारत को युवा चुनावी वोट से गढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देगा, और जिस बूढ़े हिंदुस्तान को पीछे छोड़ युवा भारत आगे बढ़ने के लिए बेचैन होगा, बेताब होगा, उसे अपनी जमीन दिखाई नहीं देगी। लाखों किसानों की खुदकुशी हो चुकी होगी। 30 करोड़ से ज्यादा बीपीएल परिवार होंगे। प्रदूषण से और इलाज बगैर मरते लाखों दूधमुए बच्चों के युवा पिता होंगे। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि राजनीतिक सत्ता पाने की होड़ देश में इस तरह मच चुकी है कि बाकी सारे संस्थान क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे या उन्हें क्या करना चाहिए, इस पर किसी की नजर है ही नहीं। और सत्ता के इशारे पर ही देश चले तो उसका एक सच यह भी है कि 1977 में यूपी की 352 सीट पर जनता पार्टी ने 47.76% वोट के साथ कब्जा किया था। लेकिन 40 बरस बीत गए, यूपी की तस्वीर नहीं बदली। यूपी का युवा तब भी उसी राजनीति के रास्ते निकल पड़ा था जहां देश को नए सिरे से गढ़ने का सपना था, और तो और राजनीति को भी उसे गढ़ना था। लेकिन 2017 में यूपी की 312 सीट पर बीजेपी ने 39.71% वोट के साथ कब्जा कर लिया है। तो फिर युवाओं के सपने को राजनीति के रंग में रंगने की सियासत
तैयार हो रही है। तो आइए जरा इतिहास के इस चक्र को भी परख लें, क्योंकि 43 बरस पहले का युवा आज सत्ता की डोर थामे हुए था। तब आंदोलन का जिक्र था, अब सियासत कर सत्ता पाने का जिक्र है और बात युवाओं की ही हो रही है। दरअसल युवा का जिक्र आज हम इसलिए कर निकले हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने नेताओं को पाठ पढ़ाया है। जो 10वीं में हैं, आगे निकल रहे हैं, 2019 तक 12वीं पास कर जाए, संपर्क साधिए, संपर्क बनाइए, राजनीति का ककहरा उन्हें पढ़ाइए। इस ककहरे पर हम आए, हमें लगता है उससे पहले जरा समझ लीजिए जो नेता मौजूदा वक्त में सत्ता के प्रतीक हैं, एक वक्त यह भी छात्र थे, तब आंदोलन का जिक्र था, अब बूथ संभालने का जिक्र है। 18 मार्च 2017 बूथ बूथ पर जीत का जश्न मनेगा और 18 मार्च 1974 तब क्या था, यह भी देख लीजिए। 18 मार्च 1974 को छात्रों ने पटना में विधानसभा घेर कर संकेत दे दिए थे कि इंदिरा गांधी की सत्ता को डिगाने की ताकत युवा ही रखते हैं, और उसके बाद जेपी ने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंका था। और 43 बरस बाद 18 मार्च 2017 यानी परसों, जब बीजेपी समूचे यूपी में जीत का दिन बूथ स्तर पर मनाएगी, तो संकेत यही निकलेंगे, सत्ता में भागीदारी या परिवर्तन के लिए युवा को आंदोलन नहीं, बूथ लेवल की राजनीति सीखनी होगी। तो क्या 43 बरस में छात्र या युवा की परिभाषा बदल चुकी है? उस वक्त आंदोलन का जिक्र था 18 मार्च 1974। उस दिन छात्रों की भीड़ इतनी ज्यादा जमा हो गई कि राज्यपाल भी अभिभाषण पढ़ने के लिए बिहार विधानसभा नहीं पहुंच पाए। आज जेपी आंदोलन से जुड़े नेता अलग अलग पार्टियों में हैं और 18 मार्च को ही बीजेपी बूथ लेवल पर विजय दिवस मना रही है। ऐसे में 2019 में बिहार के युवा किधर जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। यानी छात्र आंदोलन ने सड़क से राजनीति गढ़ी और उसी आंदोलन से निकले चेहरे आज कहां खड़े हैं, इन चेहरों को देखकर आप समझ सकते हैं। जी, 43 बरस पहले जेपी आंदोलन से जुड़े ये चंद चेहरे मौजूदा वक्त में सत्ता के प्रतीक बन चुके हैं। और ध्यान दीजिए, ये चेहरे ज्यादातर या कहीं हर चेहरा यूपी या बिहार का ही है। यानी यूपी बिहार की राजनीति से निकले इन चेहरों के जरिए क्या युवा राजनीति को मौजूदा वक्त में हवा दी जा सकती है? और प्रधानमंत्री मोदी आज जब 2019 के चुनाव के लिए 12वीं पास युवाओं को जोड़ने का जिक्र अपने नेताओं से कर रहे हैं और 2 दिन बाद 18 मार्च को यूपी में जीत का जश्न बीजेपी मनाएगी, तो नया सवाल यह भी निकलेगा कि यूपी का युवा बूथ लेवल पर चुनावी राजनीति की निगरानी करेगा या फिर आने वाले वक्त में आंदोलन की राह पकड़ेगा। यूपी में युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या बहुत विकराल है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही प्रदेश में करीब 1 करोड़ 32 लाख लोग बेरोजगार हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खेती में काम करने वाले लोगों की संख्या घट रही है, लेकिन रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। ऐसे में नई सरकार के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर तलाश करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। यानी सिर्फ चुनावी राजनीति को ही अगर देश का सच मान ले तो ये सवाल खड़ा हो सकता है, क्या राजनीति ही युवाओं के लिए अब एक आखिरी पड़ाव है? या फिर सवाल उठेंगे युवाओं से जुड़े मसलों को लेकर, जो अगले 2 बरस में बीजेपी के लिए यूपी में ही चुनौती है, क्योंकि शिक्षा संस्थानों को पढ़ाई लायक बनाना है, यूनिवर्सिटी के स्तर को पटरी पर लाना है, तकरीबन 1.25 करोड़ डिग्रीधारियों के लिए रोजगार पैदा करना है, सरकारी स्कूल को पढ़ाई लायक बनाना है जहां 3 करोड़ बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो क्या वाकई युवाओं को साधने का राजनीतिक रास्ता इतना आसान है कि नेता छात्रों से संपर्क साधें और जमीनी तौर पर यूपी की बदहाली बरकरार रहे? या फिर नए हालात एक नए छात्र आंदोलन के जरिए देश के हालात तो नहीं बना देंगे जो सड़क पर नजर भी आ रहे हैं? जाहिर है, जब जिक्र छात्रों का हो रहा है, युवाओं का हो रहा है, तो बहुतेरे सवाल हर जहन में होंगे, खास तौर से वो छात्र जो सोच रहे होंगे कि आने वाले वक्त में उनके लिए बेहतर पढ़ाई होनी चाहिए, स्तर बढ़ना चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, तो उन्हीं के अक्स में जरा इस रिपोर्ट को देखिए।
सड़क पर छात्र संघर्ष की ये तमाम तस्वीरें बीते 2 बरस के दौर की ही हैं और कमोवेश हर कैंपस में वही मुद्दे उठे जो राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। यानी सवाल दलित का हो, सवाल सांप्रदायिकता बनाम सेकुलरिज्म का हो, सवाल राष्ट्रवाद बनाम देशद्रोह का हो, या फिर सवाल छात्रों के लिए शिक्षा का ही क्यों ना हो। लेकिन संघर्ष करते ये छात्र राजनीतिक दलों की विचारधारा तले बंटते हुए भी नजर आए और आपस में टकराए भी। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता के लिए नेता राजनीतिक विचारधारा को ही छोड़ रहे हैं और जिन 5 राज्यों में सरकारें बनी उसके भीतर के हालातों को परखें तो उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब, यूपी में नेताओं ने सत्ता के लिए पाला बदल लिया और इससे राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ा। तो क्या छात्र राजनीति में आने से पहले इसी राजनीति को आदर्श मानेंगे, या फिर छात्र अगर कैंपस में बंट रहे हैं और सत्ता के लिए सियासत नेताओं को साधती है तो फिर युवा पीढ़ी के लिए सत्ता की राजनीति जरूरी है या राजनीति को बदलना जरूरी है? ये सारे सवाल हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज संसदीय दल की बैठक में जब अपने नेताओं को छात्रों से जुड़ने को कहा तो 2 सवाल तो उठे। पहला, छात्र ताकत को चुनावी लाभ के लिए जोड़ा जाए। दूसरा, कॉलेज में कदम रखते ही अब छात्रों को अपनी राजनीतिक पसंद साफ करनी होगी। वो युवाओं को भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के ये जो विकास और सुशासन और सुधार के मुद्दे हैं उसका एम्बेसडर बना। यानी स्कूल छोड़ते ही हर छात्र का सामना नेताओं से होगा और विकास का मंत्र भी राजनीतिक बिसात पर ही परखा जाएगा। नीम कोटिंग यूरिया डालने से फसल की पैदावार 5% से 15% तक बढ़ गई, किसान को फायदा हुआ। भाइयों बहनों, गरीब की सेवा कौन करेगा? अगर सरकार नहीं करेगा तो उसका कौन करेगा? यानी विकास मंत्र जपते हुए मोदी मिशन 2019 के बिसात की तैयारी कर चुके हैं और उनकी बिसात पर दलित और युवा ही ऐसे मोहरे होंगे जो उनकी चाल के हिसाब से चले तो विरोधियों का पस्त होना तय है। कौन करेगा? क्योंकि मिशन 2019 के मुताबिक दलितों को लुभाने के लिए 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर कई कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। हर वार्ड, हर पंचायत में हफ्ते भर कार्यक्रम होगा। यानी प्रधानमंत्री समझ रहे हैं जब 18 से 20 करोड़ दलित देश में होंगे तो दलितों की युवा पीढ़ी से जुड़ने के लिए अंबेडकर के साथ बीजेपी खुद को ही क्यों ना जोड़ ले। फिर युवाओं से संवाद बनाने का सियासी पाठ भी मोदी ने अपने नेताओं को पढ़ाया कि युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए पार्टी से जोड़ने का प्रयास करें। यानी नेता भी सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी बढ़ाएं और युवाओं से संवाद भी करें। तो जाहिर है जिस तरह की बिसात बिछ रही है उसमें शायद प्रधानमंत्री मोदी उसके बाखूबी समझते हैं कि लोकसभा चुनाव में 10 करोड़ लोगों ने पहली बार मतदान किया, जिनकी उम्र 18 से 19 बरस तक की ही थी। उनकी तादाद पिछले चुनाव में 2 करोड़ 31 लाख थी। तो 2019 के चुनाव में तो 18-19 बरस के वोटरों की तादाद 3 करोड़ से ज्यादा होगी जो पहली बार वोट डालेंगे। तो ऐसे में फिलहाल जो 9वीं 10वीं में है वह 2019 में तो वोट डालेंगे। लेकिन सवाल इसके आगे का है, क्योंकि हर सरकार को राजनीतिक लाभ में बदलने का जो पाठ संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने पढ़ा दिया उसके संकेत तो यही है। अब राजनीति राष्ट्रीय पर्व है और चुनावी जीत देश का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और प्रधानमंत्री ने जब नेताओं से यह कहा कि जो 12वीं पास करे यानी कॉलेज में जाए तो उनसे संपर्क साधिए। चलिए हम आपको मिलाते हैं बिहार के 12वीं टॉपर से, जरा सुनिए। इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। जी, ये टॉपर है, पकड़ में आ गए। लेकिन 12th की टॉपर नहीं पकड़ में आती तो जाहिर है नेता इनसे संपर्क बनाए और उसके बाद इनकी राजनीतिक धारा क्या हो उस दिशा में इन्हें लेते हुए चले जाए। तो क्या यह वाकई लिखना सही है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और प्रधानमंत्री ने सियासी जीत के लिए इसे इजाद कर लिया है? लेकिन देश चल कैसे रहा है उसकी एक दूसरी तस्वीर उसी किसानों के जरिए जरा समझ लें, जिस किसान का जिक्र लोकसभा में होता है, जिस किसान का जिक्र सड़कों पर हो रहा है, चुनावी रैलियों में हो रहा है, कर्ज माफी का जिक्र हो रहा है। अब तो बैंक के चेयरमैन भी कर्ज माफी को लेकर आवाज उठा रही है। जरा सुनिए। स्टेट बैंक की चेयरमैन किसानों की कर्ज माफी का विरोध करती है तो नेता बैंक की ही घेराबंदी कर लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि किसानों की लोन की अगर वेवर की जाती है तब जो क्रेडिट डिसिप्लिन है वो टूट जाती है। महाराष्ट्र विधानसभा में भी
किसानों के कर्ज माफी पर हंगामा होता है। अरुंधति रॉय ने, भट्टाचार्य जी ने जो विधान किया उसकी निंदा करते हुए हम इतना ही कहेंगे, जब काश्तकार जिंदा रहेगा तो ये देश जिंदा रहेगा, इतना याद रखो। और इन सब के बीच आखिरी तस्वीर गुना की है। 2 रुपए किलो गेहूं में अनाज कम, कंकड़ ज्यादा दिखते हैं, तो पीडीएस के जरिए देश का पेट कैसे भरा जा रहा है यह भी सामने आ जाता है। ये जबलपुर से रेक आई है, इसमें मिट्टी मिली हुई है। इस संबंध में मैंने हमारे हेड ऑफिस भी दर्ज कर दी है। तो माना क्या जाए, सरकार की नीति ठीक नहीं, बैंकों का राजनीतिकरण ठीक नहीं, कंकड़ मिलाकर गेहूं देने वाला पीडीएस सिस्टम ठीक नहीं, हो जो भी, लेकिन देश का सच तो यही है कि किसानों की कर्ज माफी के ऐलान से किसान को खुश करने और चुनाव जीतने की कवायद का खेल ही सत्ता का सबसे पसंदीदा खेल इस देश में बन चुका है। और देश कैसे चल रहा है इस पर हर किसी ने आंख मूंद ली है, क्योंकि किसानों की कर्ज माफी का मतलब बैंकों के लिए है क्या, ये यूपी के आंकड़ों से ही समझ लीजिए, जहां किसानों की कर्ज माफी से बैंकों पर 8,400 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सिर्फ स्टेट बैंक को किसानों से 3600 करोड़ रुपए की कर्ज वसूली करनी है। पंजाब नेशनल बैंक को 1200 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा को 1400 करोड़ और इलाहाबाद बैंक को तो 500 करोड़ की वसूली करनी है। सही विकास होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मोदी सरकार ही रास्ते चल निकली है। कांग्रेस के राज में किसानों की 65,000 करोड़ की कर्ज माफी की गई, जिसे राहुल गांधी ने उपलब्धि बताया, लेकिन बावजूद इसके किसानों का हाल सुधरा नहीं, खुदकुशी रुकी नहीं। यानी बैंक राजनीति के लिए सत्ता का मोहरा भर है, क्योंकि किसान खुद की फसल उपजाकर रईस हो जाए, इसे सत्ता नहीं चाहती। इसीलिए किसानों को जो समर्थन मूल्य दिया जाता है उससे ज्यादा कीमत में विदेशी बाजार से अनाज सरकार खरीदती है। और गरीब किसान मजदूर के लिए राशन की दुकान से कौन सा अनाज दिया जाता है ये आपके सामने है। मध्य प्रदेश के गुना का ये गेहूं भी देख लीजिए, कंकड़ पत्थर मिला गेहूं, खाएगा कौन, थूकेगा कौन। नहीं, जो बता रहा था गेहूं कुछ तो उसमें आटा फार्मेशन था, जो रब्बर टाइप का हो जाता है ना, मिट्टी ज्यादा रही कट्टों में। वैसे इस हालात से इतर एक सच तो ये है, हर सरकार खुद को किसान हितैषी ही कहती है। अब यह सुनकर आप ठहाका लगाइए या रो लीजिए, लेकिन हालात यही हैं। भोपाल में हेमेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।